हेलो फ्रेंड, आई एम आरती। वेलकम टू अवर इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो इससे पहले के सारे वीडियोस में हमने क्या देखे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ह्यूमन हार्ट की संरचना और उसकी कार्यविधि। तो आज हम जो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा हार्ट की जो धड़कन है वो कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। ठीक है, दे या ना दे, कोई आपका साथ दे या ना दे, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। चलिए बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इसी लाइनों के साथ हमारा टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, है ना। तो सिस्टम, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है, 1628 में विलियम हार्वे ने। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, विलियम हार्वे ने। कब किया, 1628 में। अब हम देखते हैं जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं उनमें हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। ये जो कोष्ठ वर्ड है इसे हम इंग्लिश में चैम्बर बोलते हैं और कक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के अलग अलग नाम हैं। अब सबसे पहले है मछली। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2। अब 2 होते हैं तो उसमें से एक रहेगा आलिंद और एक रहेगा निलय। ओके, अब ये जो मेंढक होते हैं, मेंढक किस वर्ग में आता है, उभयचर वर्ग में। और ये सरीसृप वर्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेप्टाइल। तो मेंढक और जो रेप्टाइल हैं उनमें जो हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 हैं तो इसमें 2 आलिंद रहेगा और एक निलय रहेगा। अब जो सरीसृप हैं उनमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद, कि जो मगरमच्छ है वो सरीसृप में आता है, बट मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 होते हैं। अब कॉकरोच में 13 होते हैं, केचुआ में 8 होते हैं, और स्तनधारी जिसमें पूरे ह्यूमन बॉडीज आती हैं, स्तनधारी में और भी जीव जंतु आते हैं, मैमल्स, और जो पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग को इंग्लिश में एब्यूस वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अदर हैं बट मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाले लिखी हूँ। अब देखते हैं हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और इसकी जो संरचना है मतलब डायग्राम के थ्रू वो हम आगे देखेंगे। हृदय की धड़कन पेसमेकर द्वारा नियंत्रित होती है। अब ये पेसमेकर क्या है, तो पेसमेकर को SA नोड कहते हैं। SA नोड मतलब सिरा, आलिंद, नोड। ठीक है, ये ऊतकों का एक समूह होता है, आगे बताऊंगी मैं। अब हृदय की धड़कन मापने वाला जो यंत्र है, हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप। अब ये जो स्टेथो वर्ड है, स्टेथो वर्ड की मीनिंग होती है चेस्ट। ओके, और जो स्कोप है, स्कोप मतलब होता है परीक्षण करना। अब ये जो स्टेथोस्कोप है इसकी खोज लीनेक नाम के वैज्ञानिक ने 1816 में किया था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब स्टेथोस्कोप की खोज कैसे हुई थी इसका थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। जब जो लीनेक जो वैज्ञानिक थे वो फ्रांस में काम करते थे एक हॉस्पिटल पे। तो वहाँ के जो डॉक्टर होते थे, जो भी पेशेंट आता था तो कान लगा के सुनते थे धड़कन हृदय की। तो इनको ये अच्छा नहीं लगता था लीनेक साहब को कि कान लगा के चेस्ट पे धड़कन को सुनना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये बांसुरी बजाते थे तो इनके माइंड में आया कि हम बांस का नली के रूप में यूज करके भी इसे सुन सकते हैं। पहले इन्होंने कागज़ से यूज किया, कागज़ को फोल्ड करके नली के जैसे बना के, फिर धीरे धीरे इन्होंने बांस लेकर उसको नली के रूप में यूज करके उसके अंदर एक माइक्रोफोन डाला, एक साइड माइक्रोफोन और दूसरे साइड वायर से जोड़कर उसने कान की जो ईयरिंग मतलब ईयर की जो टिप है वो लगाकर कान में फिर धड़कन सुना। तो ये इनका प्रयोग बहुत सफल हुआ। इसमें सारे लोगों ने अपना अच्छा मत दिया
इसलिए फिर इनका जो स्टेथोस्कोप है धीरे धीरे उसकी और रिसर्च हुई और अच्छे से फिर हमारे सामने एक स्टेथोस्कोप बन के आया जिसका यूज अभी डॉक्टर करते हैं। ओके, अब ये रही स्टेथोस्कोप की बात। अब बीपी किससे मापते हैं? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। इसकी खोज किया था डॉक्टर रिगरोसी ने। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। तो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होगी तो हार्ट से कैसी आवाज़ आएगी? लब लब साउंड आती है। ठीक है, और जब बाइकस्पिड वॉल्व बंद होगी तो डब डब साउंड आती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अभी क्या देखे कि हार्ट में कैसा साउंड आता है? जब एक धड़कन होती है तो लब डब का साउंड आता है ना। तो ये जो धड़कन है उसी से लब डब का साउंड आता है। इसको समझने से पहले देखते हैं विश्व हृदय दिवस कब आता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को आता है। ठीक है, तो हृदय में क्रमिक व नियमित जो संकुचन होते हैं, संकुचन होते हैं मतलब हार्ट का ऊपर उठना और फिर अंदर जाना, ये सब प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं हम? संकुचन, या इन्हें ही हम स्पंदन कहते हैं। ठीक है, हृदय में क्रमिक व नियमित संकुचन होते हैं जिन्हें स्पंदन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पंदन होते हैं इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं। दो प्रावस्थाएं बोले तो कौन कौन सी होंगी? पहला प्रकुंचन हो गया और दूसरा प्रसारण हो गया। प्रकुंचन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिस्टोल। और प्रसारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है। जो हमने 120 और 80 हमारी जो डिजिट आती है उसमें ही सिस्टोल और डायस्टोल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब पहला है प्रकुंचन। प्रकुंचन मतलब सिस्टोल। प्रकुंचन में क्या होता है? इसमें निलय सिकुड़ते हैं। निलय सिकुड़ते हैं और निलय में भरे ब्लड को महाधमनियों में पंप कर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लाइन बताई थी कि हार्ट एक कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बन के आ जाते कि जैसे मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो 24 घंटे काम करता है? तो कौन सा है? हार्ट। ठीक है, प्रकुंचन समझ में आया आप लोगों को कि प्रकुंचन मतलब सिस्टोल। इसमें निलय सिकुड़ते हैं, निलय सिकुड़ते हैं और निलय में भरे ब्लड को महाधमनियों में पंप करते हैं। अब सेकंड है हमारा अनुशीतलन। ये जो प्रसारण है इसी का नाम है अनुशीतलन। ठीक है, प्रसारण अनुशीतलन एक ही है। इसमें क्या होता है? निलय फैलते हैं, निलय फैलते हैं और आलिंद से ब्लड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रकुंचन और ये अनुशीतलन, ये सिस्टोल और ये डायस्टोल। अब धड़कन कैसे बनती है? तो प्रकुंचन और अनुशीतलन दोनों मिलकर हृदय की धड़कन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हृदय की जो धड़कन है, धड़कन में दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। जैसे ये डायग्राम हो गया, दोनों सिंगल सिंगल नहीं होंगे, दोनों साथ में ही संकुचित होंगे, दोनों आलिंद और दोनों निलय। ठीक है, अब ये वाला जो हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व वाला पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है ना, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो यहाँ पे जो डिजिट आती है कितना प्रेशर डालता है आलिंद? 80 mmHg। यहाँ पे भी 80 mmHg। तो ये वाली जो डिजिट है इसी को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। मतलब डायस्टोल को क्या बोलेंगे हम? अनुशीतलन। ये 80 mmHg वाली डिजिट अनुशीतलन में आती है। और जो प्रकुंचन होता है जिसमें निलय सिकुड़ते हैं, निलय में मैंने आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया था कि एक फुफ्फुस धमनी में हमारा अशुद्ध ब्लड गया था और फिर ये वाले निलय से, और ये वाले निलय से महाधमनी में शुद्ध वाला ब्लड जाता है। तो यहाँ के जो अर्धचंद्राकार वॉल्व थे जब वो सिकुड़ते हैं तो वो वाली डिजिट का नाम क्या है हमारा? इन दोनों की 120 mmHg।
तो ये वाली जो कंडीशन है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकुंचन। प्रकुंचन, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिस्टॉल। सिस्टॉल। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ऐसे वैसे एग्जाम्स में नहीं, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है कि सिस्टॉल की डिजिट क्या है, तो सिस्टॉल में 120 mmHg। ओके, अब धड़कन के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं कि जो हमारे शरीर में विद्युत रासायनिक तरंग है वो कैसे चलती है हार्ट से। तो आवेग का जो प्रसारण होता है, आवेग का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है जो सीधा आलिंद नोड से प्रारंभ होकर निलय तक जाती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सीधा आलिंद नोड है क्या। ये एक वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा कि एस ए नोड, एस ए नोड, हृदय की धड़कन ऐसे नोड से शुरू होती है। ऐसे नोड एक्चुअली में है क्या, तो ऐसे नोड जो है एक ऊतकों का समूह है। अब इसमें लगा है ए का मतलब है आलिंद, तो ये जो दायां आलिंद है इससे जुड़ा है, ठीक है। एस का मतलब सिरा। अब हमने ये पहले देखा था, यहाँ से हमारी एक महाशिरा है जो अग्र महाशिरा होती है ना, तो वहीं पे ऊतकों का एक समूह लगा होता है जिसे हम कहते हैं सिरा आलिंद नोड। इसी से मिलकर बन गया ये यहाँ का सिरा वर्ड, ये और ये आलिंद है, इसलिए ये आलिंद। तो इसे रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है ना, सिरा आलिंद नोड। तो सिरा आलिंद नोड होता कहाँ पे है, दाएं आलिंद के ऊपर। अब जैसे ही आलिंद का ब्लड निलय में जाता है, यहाँ से प्रेशर होता है, तो ये जो विद्युत रासायनिक तरंगें हैं वो आगे बढ़ती हैं एक आवेग के रूप में। तो इनका प्रसारण यहाँ से यहाँ तक होता है, ऐसे नोड से शुरू होकर तरंगों का प्रसारण निलय तक होता है, ठीक है, निलय तक होता है। इसे ही हम कहते हैं हमारी धड़कन, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखे, सिरा आलिंद नोड। सिरा आलिंद नोड जो है, ये जो नोड वर्ड है ना, इसे हिंदी में घुंडी बोला जाता है। तो ये वर्ड कहीं आए तो घबराना नहीं आप लोग। सिरा आलिंद नोड, सिरा आलिंद घुंडी, है ना। सिरा आलिंद घुंडी द्वारा संकुचन धारा आलिंद की दीवारों तक जाकर सिरा धमनी निलय, मतलब सिरा धमनी निलय घुंडी, इसे क्या बोलते हैं, नोड, SAN नोड तक जाती है। अब ये वाला नोड कौन सा है, SA नोड, और ये वाला नोड कौन सा है, SAN नोड, है ना। ये दो नोड अलग अलग हो गए, SA नोड और SAN नोड। तो जो निलय है, निलय में जब तरंगें आती हैं और जो फुफ्फुस, सिरा और महाधमनी में जो वॉल्व होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वहाँ पे जो तरंगे आएंगी वहाँ पे जो नोड रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सिरा धमनी निलय घुंडी या SAN नोड, ठीक है। अब यहाँ से दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, तो जब दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे उसे हमने क्या बोले, प्रकुंचन। जब दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं तो उसे हमने क्या बोले, अनुशीतलन, है ना। तो जब दोनों साथ पे संकुचित होते हैं तो एक धड़कन बनती है उससे। अब इसकी हेल्प कौन करता है, तो पुरकिंजे फाइबर हमने पहले देखा था, हार्ट में पुरकिंजे फाइबर होते हैं। पुरकिंजे तंतु, फाइबर को हिंदी में तंतु बोलते हैं। पुरकिंजे तंतु व हिस बंडल द्वारा उत्तेजना होती है, ठीक है। अब ये उत्तेजना का काम कौन करवाता है, तो ये जो होते हैं ये तंतु, ये फाइबर्स, ये ब्रेन से जो भी संदेश आता है ना, इसका पूरा नियंत्रण कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन द्वारा संदेश देने के बाद ये जो उत्तेजना होती है पुरकिंजे तंतु व हिस बंडल में, उसके द्वारा हमारी धड़कन बनती है। अब दोनों निलय रुधिर को धमनी द्वारा हृदय से बाहर भेज देते हैं। तो ये वाली हमारी प्रोसेस कौन सी हो गई, अनुशीतलन, ठीक है। अब इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं उसे बोलकर बता दे रही हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग इसकी जो PDF है फ़ोटो के रूप में आगे वीडियो में एडिट कर देंगे, तो उसे आप इसको देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट कि जो हमारी एक धड़कन होती है, एक धड़कन में हमारा हार्ट कितने मिलीमीटर ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो एक धड़कन में हमारा हार्ट 70 मिलीमीटर ब्लड पंप करता है और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन। एक स्ट्रोक आयतन क्या हो गया, 70 मिलीमीटर। अब एक धड़कन में 70 मिलीमीटर, तो 72 धड़कन, मतलब एक मिनट में 72 धड़कन होती है।
तो 72 धड़कन में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं ये। अब एक धड़कन की टाइमिंग क्या होती है? एक धड़कन की टाइमिंग होती है 0.8 सेकेंड। 72 धड़कन की टाइमिंग 1 मिनट और एक धड़कन की टाइमिंग 0.8 सेकेंड। ठीक है, इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए आप लोगों को। अब आगे, धड़कन जो है एक स्वचालित प्रक्रिया है, मतलब ऑटोमेटिक होती है, और इसका नियंत्रण कौन करता है? तो अभी मैंने बताया था ब्रेन। अब ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ब्रेन के कौन से पार्ट से होता है ये सब? तो जो पश्च मस्तिष्क है हमारा, उसमें जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसमें जो नियंत्रण केंद्र होता है, उसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है। किसका? हार्ट की धड़कन का। ठीक है, अब ये सब जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ हार्मोन्स भी वर्क करते हैं। तो कौन से 2 हार्मोन्स आएंगे इसके लिए? तो एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन और एक होता है एड्रेनालिन हार्मोन। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ जो बीमारियां होती हैं उनको देखते हैं, है ना। सबसे मेन जो बीमारी है हार्ट से रिलेटेड, तो जो मैक्सिमम होती है बीपी कुछ लोगों का बढ़ा हुआ रहता है, कुछ लोगों का कम रहता है। तो ये बढ़ता कैसे हो और कम कैसे होता है? ये बहुत सारे कारणों से होता है, इसका एक ही कारण नहीं है। तो पहला जो CO2 गैस है, हम लोग बोलते हैं ना CO2 गैस हमारे लिए हानिकारक है। धुआं में जो CO2 गैस होती है, तो इसको देखते हैं कि हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचाती है। जो हमारे ब्लड में अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ही ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो क्या करेगी? pH को कम कर देगी, ब्लड के pH को कम कर देगी। अब ब्लड का pH कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो ब्लड का pH की वैल्यू होती है 7.4। तो CO2 क्या करती है? pH की वैल्यू को कम कर देती है। अब जैसे ही pH की वैल्यू कम होगी तो हृदय गति बढ़ जाएगी। हृदय गति बढ़ गई मतलब कि अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी मतलब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया। जब अम्लीयता बढ़ गई तो ऐसे में हृदय गति भी बढ़ जाती है। हृदय मतलब CO2 का वर्क क्या हो गया हार्ट से रिलेटेड? अम्लीयता जो है, अम्लीयता को CO2 बढ़ाती है और क्षारीयता को कम कर देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? हृदय गति बढ़ गई। हृदय गति बढ़ गई मतलब बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ा, अब बीपी कम कैसे होगा? तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, है ना। हार्ट से रिलेटेड और भी जो डिसीज होती हैं उनमें कोरोनरी धमनी से जो डिसीज होती हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे, वो एक अलग ही पॉइंट है ना, उसको मैं थोड़ा बताती हूँ आगे। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बीपी है उसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किस में मापा था? तो वैज्ञानिक का नाम है H. हेल्स। H. हेल्स ने घोड़े में मापा था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन से वैज्ञानिक ने रुधिर दाब को किस पर मापा था? तो घोड़े पे मापा था और H. हेल्स ने मापा था। ठीक है, अब अदर बीमारियां कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहली हमारी कार्डियक अरेस्ट। ये तो कॉमन वर्ड्स है जो सबने सुना ही होगा। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट बीट एकदम से रुक जाती है। ये फर्स्ट बीमारी हो गई। दूसरी क्या हो गई? हार्ट अटैक, है ना। तो इसमें क्या होता है? हार्ट की मांसपेशी डैमेज हो जाती हैं और जो धमनी है हमारी उस पर वसा की ज़्यादा लेयर बन जाती है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये सब हार्ट अटैक एक ही कारण से नहीं आता है, हार्ट में 2-3 चीज़ों के कारण भी आ जाता है। अब आगे एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में क्या होता है? ये तो ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। इसमें आरबीसी में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होगी मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से हार्ट में नहीं पहुंच पाएगा। अब एक क्वेश्चन ये दिमाग में आया कि हमने पूरा हार्ट का टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हार्ट को पोषण कौन प्रदान करता है और हार्ट को ऑक्सीजन कौन भेजता है। तो जो कोरोनरी धमनी होती है ये हार्ट को पोषण प्रदान करती है। अब अगर किसी को एनीमिया हो गया तो हार्ट में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा पाएगा।
इसलिए एनीमिया भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी के लिए आता है कारण में, ठीक है। अब एक बीमारी का नाम है एंडोकार्डिटिस। इसमें क्या होता है, हृदय की जो सबसे अंदर की लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन कैसे होता है, तो जो धुएं में जो बारीक बारीक कण होते हैं वो अगर लंग्स में गए, लंग्स से वो इतने बारीक होते हैं कि ब्लड में एकदम घुल जाते हैं, तो ये हार्ट में पहुंच के वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब है पेरिकार्डिसिस। ये बीमारी, इसमें क्या होता है, जो हृदय को जो ढकने वाली झिल्ली है, हाँ, हृदय को कौन सी झिल्ली ढक के रखती है, पेरिकार्डियम झिल्ली, तो इसमें सूजन आ जाती है। हृदय को ढकने वाली पेरिकार्डियम झिल्ली में जब सूजन आती है तो कौन सी बीमारी होगी, पेरिकार्डिसिस। उसके नाम से ही आ रहा है वो समझ में, पेरिकार्डियम झिल्ली में सूजन आती है जिससे कौन सी बीमारी होती है, पेरिकार्डिसिस। ओके, अब कोरोनरी धमनी के एक अलग से 3 बीमारियां हैं, उसको देखते हैं। तो ये रही हमारी मेन हेडिंग, कोरोनरी धमनी संबंधी रोग। अगर कोरोनरी धमनी संबंधी रोग हैं तो उन्हें CAD भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट अगर एग्जाम में ऐसा रहा क्वेश्चन कि CAD, सिर्फ ये वर्ड लिखा रहा, तो इससे संबंधित रोग शरीर की किस अंग में होते हैं, तो हार्ट में होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा एंजाइना। फर्स्ट रोग का नाम क्या है, एंजाइना। इस रोग में हृदय की दीवार में रक्त की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है, तो रक्त का थक्का बनना या कोरोनरी धमनी में संकुचन हो जाता है। संकुचन का मतलब क्या है कि धमनी थोड़ी संकुचित हो गई है ना, और इसमें अगर रक्त का थक्का बन जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हृदय पेशी को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है। ये तो इसका नाम क्या है, एंजाइना। एंजाइना में ये सब प्रॉब्लम्स होती है, और इस रोग में जो रोगी होता है उसको सीने में बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। ये एंजाइना के लक्षण हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, इस रोग में कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बन जाता है। इसमें भी रक्त का थक्का बन रहा है, और हमने यहाँ पे देखा था कि रक्त का थक्का बनने के कारण, मतलब रक्त का थक्का बनना या कोरोनरी धमनी में जो संकुचन होता है, दोनों ही, जो रक्त का थक्का है वो एंजाइना में भी बन सकता है और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में बन सकता है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा माइकॉर्डियल इन्फ्रेक्शन। इन्फेक्शन वर्ड नहीं है यहाँ पे, इन्फ्रेक्शन ही है, ओके। माइकॉर्डियल इन्फ्रेक्शन, इसमें कोरोनरी धमनी में अवरोध होने से, मान लो बीच में कुछ रुकावट आ गई, अवरोध का मतलब क्या है, रुकावट। कोरोनरी धमनी में अवरोध होने से जब हृदय की जो पेशियाँ होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब डैमेज हो गई, तो इस अवस्था को माइकॉर्डियल इन्फ्रेक्शन या हृदय आघात कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कोरोनरी धमनी संबंधित 3 रोग पढ़े हम लोग ने, पहला है एंजाइना, दूसरा है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, तीसरा है माइकॉर्डियल इन्फेक्शन। इन तीनों के उपचार क्या क्या हैं, तो एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर क्या करता है, बाईपास सर्जरी करता है, और ये जो कोरोनरी धमनी अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो इसका ऑपरेशन होता है, नहीं तो बाईपास सर्जरी के द्वारा दूसरी नली डालकर इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। अब कोरोनरी धमनी का मेन कार्य जो मैंने अभी आपको बताया था बोलकर, कोरोनरी धमनियाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा पोषक तत्व हृदय तक ले जाती हैं, और कोरोनरी धमनी को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा, लेफ्ट कोरोनरी धमनी और राइट कोरोनरी धमनी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, हृदय संबंधित बीमारियाँ और हृदय संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और धड़कन कैसे बनती है, ये सब। अब एक बार हम लोग इसका शॉर्ट रिव्यू में थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ने क्या देखे, अभी पूरा हमारा हार्ट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आगे के जो नए नए वीडियोस डलेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।